हेलो। ठीक है सर, ओके। बिल्कुल। ये कोई बैठा हुआ है क्या? हाँ। हाँ, रविंदर जी। अच्छा अच्छा, नमस्ते। नमस्ते सर। आपको रुको मैं करती हूँ। ये रहा। ओके कर दे। ओके, आपकी वीडियो भी ऑन हो आगे गई आगे और यहाँ ये अनम्यूट पे हो, ठीक है? म्यूट है ना? नहीं, अभी अनम्यूट है। चलो रहने इसको दे। ये आपका है। अपनी साइड से, बस अपनी साइड से। हेलो। हेलो। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार सर संजय बोल रहा हूँ मैं। हाँ 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 सर डॉक्टर साहब रेडी हैं? हाँ, डॉक्टर मिथिलेश आ गए? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा 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 अच्छा, और जरा 10-5 मिनट वेट कर लो, कुछ और लोगों को ज्वाइन करने के लिए। ओके सर, ओके। और केएल गर्ग जी को फोन कर लो एक बार। केएल गर्ग जी रहेंगे प्रोग्राम में, क्योंकि आज मुझे जरा थोड़ा सा शुरू में 5-7 मिनट के बाद मेरे को अर्जेंसी है, कहीं जाना पड़ सकता है। ओके सर, मैं कॉल कर देता हूँ। और डॉक्टर साहब को एक बार अनम्यूट कर दो, मैं बात कर लेता हूँ 2 मिनट के लिए डॉक्टर साहब। ओके सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। गुड इवनिंग सर। हाँ वेरी गुड इवनिंग, क्या हाल है, ठीक हो? सर ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, बस अभी 5-7 मिनट में एक बार शुरू करा देते हैं। यस सर। आपकी आवाज साफ आ रही है, मेरी आवाज भी आपको आ रही होगी साफ? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। रविंदर जी नमस्कार। लाजपत जी को भी अनम्यूट कर दो एक बार जरा। संजय एक बार मेरे ख्याल से जो हमारे ऑफिस बेरर जो भी हों उनको अनम्यूट कर दो। लाजपत जी भी हैं? संजय हेलो। हेलो, यस सर।
संजय जी लाजपत जी को इसमें लाओ ना, पैनल में फर्स्ट पर लाओ ना, डॉक्टर साहब के साथ फर्स्ट वाले पैनल में ले आओ डॉक्टर साहब उनको, लाजपत बंसल जी को भी। सर उनको कर दिया है मैंने, उन्होंने अपनी साइड से हाँ, वीडियो बंद करा हुआ है सबने। वीडियो बंद कर रखा है? हाँ जी, वो एक्चुअली डिनर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ लाजपत जी नमस्कार। अरे उनका वॉइस तो खोल दो। सर उनकी साइड से ही है। अच्छा उनको बोल तो दो, आप बोल दो, एक ही बात है। अच्छा खाना खा रहे हो लगता है, ठीक है ठीक है ठीक है। और गुरुचरण जी भी लाइन पर हैं। गुरुचरण जी आज आपकी फोन फान की जरा कमी रही है, अमित ने फोन नहीं किए प्रॉपरली, मुझे जो लग रहा है। लाजपत जी आज जरा आप प्रोग्राम संभालना, आप और केल गर्ग साहब देखना जरा, है ना। अभी और 5 मिनट में अब एक बार शुरू कर देते हैं। हाँ जी महेश जी। हाँ सर, हो गया आपका डिनर? हाँ हो गया हो गया। चलो अच्छा, तो आप आज आप प्रोग्राम में आखिर तक रहना, क्योंकि मेरे को बिल्कुल शायद कहीं जाना पड़ बिल्कुल, रहा है। आखिर तक रहूंगा जी। हाँ आप और केल गर्ग साहब जरा संभालना पूरी तरह से। मैं ठीक जरा है। बस अभी 5 मिनट में शुरू करूंगा, फिर मेरे को एक्चुअली कोई अर्जेंसी आ गई है ऐसी। चेष्टा करूंगा पूरा जितना टाइम रह सकूं। हेलो। देख लो और 2 मिनट देख लो, 8:05 पर शुरू कर देंगे, ठीक है ना। ओके सर। और अगले सप्ताह हम एक और प्रोग्राम वो डिनर का फूड है और जो पाव भाजी है वो ब्रेकफास्ट। जी केएल गर्ग जी आ चुके हैं, पर 1906 लिखा हुआ उनके आगे। हाँ बस बस आगे गर्ग साहब, नमस्कार गर्ग साहब, नमस्कार। गर्ग साहब को अनम्यूट कर दो संजय जी। ओके सर कर और दिया आप मैंने। गर्ग साहब को आगे तक अनम्यूट ही रखना, आप टच में रखना अपने आप को पूरी तरह से गर्ग साहब को, ठीक है ना। ओके सर ओके, मैंने अनम्यूट तो कर मेरे दिया ख्याल सर। से अब गर्ग साहब शुरू कर दे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल महेश जी, थैंक यू, करो शुरू करो। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले तो जो है मैं ऑन बिहाफ ऑफ श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल और ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द ऑफिस बेरर ऑफ श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आज के इस वेबिनार में सभी जो है जो हमारी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे जो है पदाधिकारियों में श्री लाजपत बंसल जी जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे महामंत्री श्री केएल गर्ग जी हैं और उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। हमारे रविंदर जी जो हमेशा समय पर ही हमेशा ज्वाइन करते हैं, उनका भी विशेष आभार। और भी हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आज के इस कार्यक्रम के, उनका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। ये हमारा 5वां वेबिनार है, कंटिन्यूअसली जो है एक चेन वेबिनार के रूप में हमारी ये वेबिनार चल रही है और मुझे फीडबैक मिला है कि बहुत सारे लोग जो हैं इससे लाभान्वित हुए हैं। आज के वेबिनार का टॉपिक डॉक्टर मिथिलेश जी जो सीनियर यूरोलॉजिस्ट हैं श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में पिछले 3 साल से जो आप कार्यरत हैं और पहले 10-15 साल से जो है ये पहले ये पंजाबी बाग हॉस्पिटल में भी जो है एज ए यूरोलॉजिस्ट काम कर चुके हैं। आप बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं और हजारों ऑपरेशन जो हैं आप प्रोस्टेट्स के जो हैं वो कर चुके हैं। आज का जो ये विषय है ये खासतौर से सीनियर सिटीजन्स को आजकल ये बहुत गंभीर समस्या रहती है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे डॉक्टर मिथिलेश जी जो हैं उसके ऊपर पूरी तरह से रोशनी डालेंगे। और मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि सभी पार्टिसिपेंट्स आज के इस वेबिनार से लाभान्वित होंगे। श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था इन सब ऑपरेशंस की है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर ये सारा ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर साहब इस सब के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे। मैं डॉक्टर साहब से ये भी अनुरोध करता हूँ कि जो विजिटर्स जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके भी जो भी क्वेश्चंस हों उनका भी आप तसल्ली बख्श जवाब अवश्य देंगे। केएल गर्ग जी इस सब कार्यक्रम को आगे कोऑर्डिनेट करते हुए जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आपके बीच में रहेंगे, उनका आंसर डॉक्टर साहब देंगे। हमारे श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में वैक्सीन की भी सेंटर बना हुआ है।
इसकी भी हम आपको जानकारी दे दें कि अब कोई भी जो है व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर के हैं, जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, वो हमारे सेंटर पर, हमारे हॉस्पिटल पर आकर के लगवा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उनको अपना पहले कराना पड़ेगा और ये सरकारी रेट 250 रुपए इसकी है। इसके अलावा हमारे यहाँ समय समय पर हर हफ्ता में 1-2 कैंप भी चल रहे हैं, निःशुल्क कैंप। आप सब उनका भी बेनिफिट लें। उनमें भी आप, हमारे मार्केटिंग के चीफ जो हैं गुरुचरण जी भी यहाँ हैं समय समय पर वो पत्रक हम सबको आपको भेजते हैं। हमारे ट्रस्टियों के लिए हमारा निःशुल्क हेल्थ चेकअप भी चल रहा है, उसका भी बेनिफिट जो है श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल अपने ट्रस्टियों को दे रहा है। श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल अभी पूरे दिल्ली में एक बहुत ही अग्रणी हॉस्पिटलों में से आ गया है और रोहिणी में तो एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है ये जो इतनी भव्य और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सुविधाओं से सुसज्जित है। इसमें हमारी इतना बढ़िया लेटेस्ट इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है और सभी तरह की सुविधाओं से सुसज्जित ये चैरिटेबल काज के लिए बनाया हुआ ये संस्था 6000 ट्रस्टियों ने जो है इसमें कंट्रीब्यूट किया है। हम हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे मुख्य संरक्षक घनश्याम जी, हमारे प्रधान सुरेंद्र जी, हमारे चेयरमैन ज्ञान जी, चेयरमैन कंट्रोल बोर्ड बालमुकुंद जी, हमारे जो है सभी उपाध्यक्ष, हमारे कोषाध्यक्ष नरेश जी, सुरेश जी समेत सभी पदाधिकारियों की तरफ से, हमारे सलाहकार कुलदीप जी, उन सब की तरफ से हम सब आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, डॉक्टर साहब का विशेष तौर से। और अब ज्यादा आप और डॉक्टर साहब के बीच में ज्यादा न रहते हुए सीधा मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर मिथिलेश जी, सीनियर यूरोलॉजिस्ट। आज के विषय पर वो डिटेल में आपको अपनी जानकारी शेयर करेंगे और आप मुझे आशा ही निरंपूर्ण विश्वास है कि हम सभी लोग आज के इस कार्यक्रम का लाभ उठाएंगे और अगले कार्यक्रम की सूचना भी हम समय समय पर आपको देते रहते हैं। आपसे अनुरोध है कि ये सूचना अपने तक ही ना रखें, इसको आगे भी फैलाएं, भेजें और अपने जानने वाले रिश्तेदार, जानकार, ट्रस्टी और जो भी जरूरतमंद और महसूस कर सकते हैं उन सबको इन जानकारियों का लाभ उठाएं। इसी के साथ साथ मैं एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हुए डॉक्टर मिथिलेश जी से अनुरोध करूंगा कि अब आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर मिथिलेश जी। डॉक्टर साहब के साथ कनेक्ट नहीं है वीडियो। डॉक्टर साहब बोलिए, शुरुआत कीजिए। Good evening, sir. I am Dr. Mithilesh, senior urologist at your esteemed hospital, and I have been practicing urology for the last 15-16 years. Today, our topic is overview of prostatic enlargement, commonly known as BPH, benign prostatic hypertrophy. 25 years back, whenever any patient comes with urinary symptoms like frequency, बार-बार पेशाब जाना, रात में बार-बार जाना, पेशाब की धार पतली होना, it was considered that it is always due to prostate. And लेकिन over the period of time, terms have been changed, and in 1994, Dr. Paul Abrams coined the term lower urinary tract symptoms, and he concluded that these are the symptoms. It is not due to prostate only, it is equally common in male and females, and it is due to caused by so many urological and non-urological causes. In non-urological causes, there are several medical conditions like diabetes, renal failure, alcoholism, neurological conditions, CVA and Parkinsonism, and a group of drugs which is also responsible for these symptoms. Sometimes it is psychological also. In urological causes, BPH, the today topic is benign prostatic hypertrophy, but beside benign prostatic hypertrophy, there are several other causes like पेशाब की नली सिकुड़ जाए, ब्लैडर नेक में कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, नैरोइंग हो जाए, पेशाब का बाहर का रास्ता नैरो हो जाए,
ये सारी चीजें मतलब यूरिनरी सिम्टम्स करती हैं। BPH is basically a histopathological diagnosis and common in practice, commonly known as benign prostatic hypertrophy. It is, and correct term is benign prostatic enlargement. Normal weight in of prostate is 18 to 20 gram. It is just situated beyond the bladder neck. And in general population, more than 80% of patients do have prostatic enlargement after the age of 55 to 60 years of age. And rest population about 1 to 15% prostate का size shrink करता है. And on an average 1 to 5% of population में there is chance of prostatic malignancy, cancer. These are the concept. प्रीवियस कंसेप्ट वार की गदूद में 5 लोब होते हैं और जो लैटरल लोब होता है उससे जनरली बेनाइन लीजन मतलब होता है और पोस्टीरियर लोब से कैंसर होता है। रिसेंट जो कंसेप्ट है मैकनील साहब का जोनल कंसेप्ट है उससे ट्रांजिशनल जोन मेनली रेस्पॉन्सिबल है BPH के लिए और पेरिफेरल जोन में कैंसर होने की संभावना होता है। दीज आर फॉर थ्योरेटिकल पर्पस। You can see in this diagram, normal prostate is, bladder is there, and beyond that, this is normal prostate. In this part of the world, prostate is commonly known as gadud. And whenever there is a prostatic enlargement, it compresses urine passage, and there will be obstructive symptoms. And incident of BPH increases after the 55 to 60 years of age. There are 7 group of symptoms are there. There will be पेशाब की धार पतली होना, पेशाब रुक रुक के आना, दिन में बार बार पेशाब आना, रात में बार बार पेशाब के लिए उठना, पेशाब करने के बाद भी ऐसा लगता है कि पेशाब की थैली में कुछ पेशाब रुक गया है, फिर से जाना पेशाब का, there will be urgency. आप you have to run to bathroom, and in some population before reaching bathroom अपने आप पेशाब निकल जाना, hesitancy, you want to pass urine but due to obstruction you are unable to pass. इसके चलते काफी प्रॉब्लम होती है और उसका सारा इफेक्ट मतलब किडनी सिस्टम पर होता है। सबसे पहले तो ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर जहां पेशाब इकट्ठा होता है। इट इज जस्ट लाइक ए बैलून। अगर 50 ml के बैलून में 100 ml आप एयर भरोगे तो एक लिमिट तक वो स्ट्रेच होगी, इसके बाद वो बस्ट कर जाएगी। तो देयर विल बी सेवरल चेंजेज इन ब्लैडर। पहले वो ब्लैडर का साइज धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे वो उसकी वॉल पतली होती है और ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी पतली कम होने लगती है और वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ऐसी फाइंडिंग जनरली 60 to 80% ऑफ लोगों में होता है। और इफ यूरिन गोज ऑन accumulating लाइक डायबिटीज में, चाहे मतलब कोई न्यूरोलॉजिकल पेशेंट है, CVA वाले पेशेंट में, उनको पता ही नहीं चलता है। सेंसरी वेसाइकोपैथी, ब्लैडर में कितना यूरिन है वो मालूम ही नहीं होता है और जब कैथेटर हम डालते हैं तो मालूम हुआ कि 1000 ml यूरिन निकला। तो धीरे धीरे उसमें इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है और लेट ब्लैडर में भी काफी चेंजेस होते हैं, मतलब उसमें उसका वाल पतला होता है और देयर विल बी ट्रेबिकुलेशन, सैकुलेशन एंड डाइवर्टिकुलेशन। इवन इन्फेक्शन होने का चांस रहता है और उसमें स्टोन बनने की संभावना रहती है। एंड देयर विल बी बैक प्रेशर चेंजेस in the kidney in form of hydronephrosis, hydroureter, ultimately kidney फेल होने की खतरा बना रहता है। These are the symptoms. It is very well accepted by WHO. Voiding symptoms mean obstructive symptoms. आपको पेशाब करने में दिक्कत है, जस्ट आई हैव डिस्क्राइब्ड हेजिटेंसी, यू वांट टू पास यूरिन बट यू आर अनेबल टू पास।
पेशाब की धार पतली हो गई, ड्रिबल कर रहा है, बूंद बूंद आ रहा है पेशाब, यू हैव टू स्ट्रेन, पेट में जोर लगा रहे हैं, पेशाब उतर नहीं रहा है, एंड देयर विल बी ऑलवेज सेंस ऑफ इनकम्प्लीट वॉइडिंग, पेनफुल मिक्चुरेशन, पेशाब करने में दर्द हो रहा है। और जब प्रोस्टेट का जो मीडियन लोब छोटा बढ़ जाता है, 25-30 ग्राम का होता है, तो उसमें इरिटेटिव सिम्टम्स काफी होते हैं, बार बार दिन में पेशाब होता है। मेनी पेशेंट कम्स इन ओपीडी कि मेरे को हर 20 मिनट्स में पेशाब जाना पड़ता है, रात में घड़ी घड़ी पेशाब जाना पड़ता है। और मेनी पेशेंट जो डायबिटीज के हैं उनमें अर्जेंसी बहुत कॉमन होती है, बाथरूम जाने से पहले ही मतलब पेशाब निकल जाता है। नॉक्चूरिया एनीथिंग मोर देन 2 टाइम्स, 11 बजे अगर एक आम आदमी सोने जाता है और 5 बजे उठता है, इस बीच में अगर वो 2 से अधिक बार जाता है पेशाब करने, दैट इज कॉल्ड नॉक्चूरिया। एक बार इन सब सिम्टम के साथ मतलब क्लिनिक में चाहे हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं, तो उनका प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। इट नीड्स ए वेल प्लान्ड असेसमेंट। उसमें हिस्ट्री, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इज हिस्ट्री, डिटेल यूरोलॉजिकल हिस्ट्री इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एंड उसको एवेल्युएट करने के लिए देयर इज इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर और अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन स्कोर। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड बाय WHO, और इसमें 7 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस होते हैं और मैक्सिमम 35 पॉइंट्स होते हैं। और माइल्ड सिम्टम स्कोर, मॉडरेट सिम्टम स्कोर एंड सीवियर। माइल्ड 0 to 7 हो गया। जनरली उस ग्रुप के पेशेंट में कोई ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, हमें जस्ट वेट एंड वॉच पॉलिसी रखनी है कि फ्यूचर में कभी उनका डे टू डे एक्टिविटी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं डेवलप हो रहा है। मॉडरेट 8 to 19 है। सम फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, आइदर मेडिकल ट्रीटमेंट, सब दवा दे दें। सीवियर डेफिनेटली these are the people who needs definite treatment to prevent complication. Second most important after history is physical examination. We generally, आज के डॉक्टर जनरली फिजिकल एग्जामिनेशन उनसे छूट जाता है और एक सिंपल डायग्नोसिस नहीं बनती है, तो उसमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जरूरी होता है, क्योंकि पेशाब रुकने से पेशाब की थैली में पेशाब रुकता है और ब्लडर पल्पेबल होने लगता है। साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। इससे हमें पहले के ज़माने में, आज तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन पहले के ज़माने में जो अच्छे क्लिनिशियन होते हैं वो हर पेशेंट को एक अच्छा यूरोलॉजिस्ट डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करना है, उससे कितना बड़ा प्रोस्टेट है, उसका क्या सिमेट्री है, उसकी कंसिस्टेंसी है कैसी है, फर्म है, नोड्यूल है। अगर नोड्यूल हो तो हो सकता है कैंसर होने की संभावना है, तो हमें प्रोस्टेट से बायोप्सी करनी पड़ेगी एक लैब इन्वेस्टिगेशन PSA कराने के बाद। Now comes lab investigation. Apart from routine examination, serum total PSA is mandatory. To prevent any prostate में कोई malignancy नहीं है। नॉर्मल जो PSA लेवल है 0 से 4 नैनोग्राम पर ml है, और इससे 4 से 10 का जो ग्रे जोन है उसमें प्रोस्टेट कैंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आफ्टर द एज ऑफ आई थिंक 45 and 50 years of age, every person including me should get serum total PSA done in their executive checkup. Apart from routine examination, and this is the international prostate symptom score we generally follow in our OPD, and we assess the symptoms कि किस पेशेंट को क्या कितना यूरिनरी प्रॉब्लम है, एंड यूरिनरी प्रॉब्लम के चलते उनकी डे टू डे एक्टिविटी कितनी अफेक्ट हो रही है। ही इज नॉट एबल टू ड्यू टू फ्रीक्वेंसी, और ही इज नॉट एबल टू अटेंड सम फंक्शन एंड हिज लाइफ इज बॉदर्ड। तो उस ग्रुप ऑफ पेशेंट में ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। सिम्टम्स एग्जामिनेशन कर लिया, डायग्नोसिस बना ली, उसके लिए और भी चीज़ें ज़रूरी है। यूरोफ्लोमेट्री,
यूरोफ्लोमेट्री से हमें मालूम होता है कि कितना, एक बार में एक मशीन होती है जिसमें हम यूरिन करते हैं और वो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, उसमें हम कितना पेशाब किया, कितना उसका एवरेज फ्लो रेट है, कितना उसका मैक्सिमम फ्लो रेट है, और कितना वॉइडिंग टाइम है, कितना टाइम लेते हैं. एनीथिंग लेस देन 12-13 ml per hour in, if patient is voiding 150 ml should be investigated. The most important is ultrasonography. उससे हमें मतलब साइज ऑफ प्रोस्टेट और रेसिडुअल यूरिन का पता चलता है. जनरली मैंने बताया कि नॉर्मल वेट ऑफ प्रोस्टेट इज 18 to 20 ग्राम. If it is 20 to 40 gram, it is grade 1 enlargement. It is 40 to 70, grade 2 enlargement, grade 3 more than 70 grams. Post-void residual is all, anything normally होना नहीं चाहिए, कुछ भी पेशाब में रुकावट नहीं होनी चाहिए. But if anything more than 50 ml, he should be investigated. Other investigation, transurethral ultrasonography. Whenever there is PSA is high, there is always possibility of prostatic cancer. One should go for trus biopsy or distal rectal biopsy. UDS, it is also needed. Those patient, those have a chronic retention और डायबिटीज जहां मतलब सेंसेशन मालूम ही नहीं होता है, या न्यूरोलॉजिकल डिजीज के चलते पेशाब की थैली में कोई सेंसेशन नहीं है, तो उसको एवेल्युएशन करने के लिए हम यूरोडायनेमिक स्टडी करते हैं. Now comes to most important part, treatment. This is, our treatment is not for all population. It is highly individualized and depends on severity of symptoms and presence of some bothersome symptoms. First is watchful waiting. In this group patient, IPSS symptoms score is 0 to 7. Generally, no treatment is needed. Then medical treatment, in which first group of drug is alpha blockers. Phenoxybenzaimine, doxycycline, terazosin, prazosin. Most commonly drug used is tamsulosin. You might have heard about Urimax, that is tamsulosin, and alphocin and silodosin. तो इसका भी मतलब जैसे टेराजोसिन है, प्राजोसिन है, उन पेशेंट में हम देते हैं जिनको साथ साथ ब्लड प्रेशर भी हो. अल्फोसिन उन पेशेंट में देते हैं जो मतलब 55 के बाद भी सेक्सुअली एक्टिव है, और सिलोडोसिन उस पेशेंट में देते हैं जो प्रोस्टेट भी बढ़ा हुआ है और साथ साथ उनको नोक्चुरिया कंपोनेंट काफी ज्यादा है, उनको रात में 5-6 दफा उठना पड़ता है, तो हम सिलोडोसिन, एंड दिस इज द रिसेंट ड्रग. सेकेंड ग्रुप, इनके साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे पोस्चुरल हाइपरटेंशन, डिजीनेस, टैकिकार्डिया, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन. सेकेंड ग्रुप ऑफ ड्रग इज अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स. कोई भी प्रोस्टेट बढ़ता है, वो चाहे उसमें कैंसर होने की संभावना है, जब टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में इन प्रेजेंस ऑफ अल्फा रिडक्टेज एंजाइम्स के रहने से ही डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनता है, और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन is most potent component of hormonal component. There are two groups of drug, finasteride and dutasteride. Finasteride previously used, but it is not prostate specific. ये प्रोस्टेट में भी होता है, स्किन और आई में भी मतलब पाया जाता है. Newer drug is dutasteride. It is very much specific to prostate only. And dutasteride हम उन्हीं लोगों में देते हैं जिसमें PSA वैल्यू पहले हम कराते हैं, उसमें नॉर्मल होता है, तब हम ड्यूटेस्ट्राइड ऐड करते हैं, क्योंकि ड्यूटेस्ट्राइड 50% पॉपुलेशन में PSA वैल्यू को 50% लेवल कम कर देता है. सपोज किसी आदमी का PSA 20 है, तो इसका मतलब है कि उसका ओरिजिनल वैल्यू 40 है, 40 नैनोग्राम पर ml है. तो जब तक से PSA नॉर्मल है तभी हम ड्यूटेस्ट्राइड देते हैं. एंड ड्यूटेस्ट्राइड के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर माइल्ड सिम्टम्स है या मॉडरेट सिम्टम्स है, इसको 6 महीने से 12 महीने तक खिलाएंगे तो ये स्टडी सेज कि 20% प्रोस्टेट का वॉल्यूम कम कर देता है.
ये जनरली जो यहाँ से वेनस पॉइंट है, ब्लीडिंग पॉइंट है, उसको सील कर देता है। अल्टीमेटली नेक्रोसिस होती है प्रोस्टेट की और उसकी साइज घट जाती है। इसीलिए आज के डेट में कॉम्बिनेशन थेरेपी इज वेरी मच रिकमेंडेड। अल्फा ब्लॉकर्स सिम्टम्स को करता है, कम करता है, और 5 अल्फा रिडक्टेज प्रोस्टेट का साइज कम करता है। Phytotherapy is also there. Some plant extract is also available, but they are not very popular in India. Widely used in Europe or America. Surgical treatment. URP, transurethral resection of prostate. Definitely moderate to severe group of patients require TURP. ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। बहुत सारी चीजें आ गई हैं, लेजर आ गई हैं, लेकिन नथिंग कैन रिप्लेस TURP। एंड द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन, अगर किसी पेशेंट को रिकरेंट UTI हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, या बार बार पेशाब रुक रहा है, बार बार वो कैजुअलिटी में आके उसको कैथेटर डालना पड़ रहा है, रिकरेंट हिमेचुरिया हो रहा है, बैक प्रेशर चेंजेज हो रहा है, मतलब किडनी में यूरेटर में स्वेलिंग हो रही है, किडनी में स्वेलिंग हो रही है, और रिनल फेलियर हो रहा है, चाहे एसोसिएटेड अगर ब्लैडर में स्टोन हो रहा है, दीज आर द एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर सर्जरी। रिलेटिव इंडिकेशन जो माइल्ड ग्रुप के सिम्टम्स हैं, जिनके सिम्टम्स स्कोर IPSS सिम्टम स्कोर लेस देन 15 तक हैं और वो मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इफ आफ्टर द यूज ऑफ 3 to 6 months they are not happy with medical treatment, it means surgery is required. जनरली हम लोग TURP को 70 ग्राम ऑफ प्रोस्टेट तक करते हैं, और इसको मतलब 60-70 मिनट्स में हम परफॉर्म कर देते हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड TURP सर्जरी में भी कम से कम 1000 ml इरिगेटिंग फ्लूइड का अब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए पोस्ट ऑपरेटिव हम डाययूरेटिक ये सब दे देते हैं टू रिड्यूस पल्मोनरी एडिमा एंड एवरीथिंग। 2 तरह की कॉटरी यूज होती है, यूनिपोलर जिसमें हम ग्लाइसिन मोस्ट कॉमनली फ्लूइड यूज करते हैं, बाइपोलर में नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं। देयर आर सेवरल कॉम्प्लिकेशन आल्सो, ऑलवेज देयर इज चांस फॉर इन्फेक्शन, देयर इज चांस फॉर हैमरेज, कभी कभी वो कैथेटर में क्लॉट्स बन जाता है ब्लैडर में, एंड समटाइम्स इनएक्सपीरियंस्ड हैंड ब्लैडर परफोरेट कर जाता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज TUR सिंड्रोम। ये उन्हीं लोगों में कॉमन है जो TURP रिकमेंड करते हैं मोर देन 70 ग्राम ऑफ प्रोस्टेट में, और उनका रिसेक्शन टाइम अगर 60-70 मिनट से ज़्यादा होता है तो चांसेस ऑफ फ्लूइड एब्जॉर्प्शन इज मोर। एंड इसमें जब भी पेशेंट को मतलब मेंटल कंफ्यूजन होने लगे, हाइपोनेट्रीमिया होने लगे, ब्रेडिकार्डिया होने लगे और हाइपरटेंशन साथ साथ, इसका मतलब है TUR सिंड्रोम बन रहा है। और इसके इंसिडेंट तुरंत हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराते हैं, और इस इंसिडेंट इज लेस देन 120 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाता है सोडियम का, तो TUR सिंड्रोम होता है। इसका स्लो करेक्शन करते हैं। सोडियम नेवर replaced rapidly, it is always slow correction। एक दिन में 24 घंटे में 3 मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा करेक्शन नहीं होता है। अगर रैपिड करेक्शन करते हैं तो देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ पोन्टाइन नेक्रोसिस। There are several other delayed complications associated with TURP, like urethral stricture, bladder neck contracture, impotency, epididymitis, orchitis. There will be, if vigorous resection is there beyond Veru, then there will be always chance of urinary incontinence. In 1 to 3% of chances there is retrograde ejaculation. This is the diagram. हम जनरली ये ऑपरेशन रीजनल एनेस्थेसिया में करते हैं। दिस इज द TURP in one of normal prostate obstructing the urinary person, and with loop we are resecting the, and this is the opening made. Now comes laser.
ये सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है एंड इनके आने के बाद मतलब इट हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेजर. होमियम लेजर that is commonly cause HOLEP, that is homium laser enucleation of prostate, and only important indication for prostate is those cardiac patients who are getting blood thinners like ecosprin, Deplet, clopidogrel, or very big prostate, or third choice is personal choice. Advantage of laser is it can be a day care procedure हो सकता है. इसमें lower mortality and lower morbidity होती है. Chances of bleeding is less and there is less fluid absorption and less TUR syndrome. Disadvantage of laser is because हम थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा लेते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लेते हैं, तो प्रोस्टेट टिश्यू का चारिंग की वजह से चांसेस ऑफ यूरेथ्रल नैरोइंग और ब्लैडर नेक narrowing is more, and cost factor is definitely considered in Indian text, because 70% of our population is staying in village. They can't afford 1.5 lakhs of laser surgery. This is the homium laser. URP में हम लूप से मतलब रिसेक्ट करते हैं, और ये एंड फायरिंग मतलब लेजर फाइबर है. इसमें हम 5 o'clock और 7 o'clock में इधर 9 और 11 में प्लेन ऑफ क्लीवेज बनाते हैं, और धीरे धीरे एक इसको इन्यूक्लिएट कर देते हैं. इसके बाद मॉर्सिलेटर होता है जिससे हम सक कर लेते हैं. तो दिस इज कॉमनली अट्रैक्टिव ऑप्शन nowadays. There are certain other minimally invasive treatment prescribed for BPH and nowadays open prostatectomy is very rarely done. Previously it was 20 years back it was done. Take home message: BPH is most common cause of urinary symptoms in elderly male. Needs proper evaluation before subjecting definite. That's not always prostate specific, it is multifactorial, and medical treatment reduces surgery. If any patient would have come 20 years back to me, at that time हमारे पास एक ही choice था, surgery, TURP. लेकिन since the advent of medical treatment in form of alpha blockers or alpha reductase inhibitors, it has almost reduced 20 to 30% of TURP surgery. Means 25 to 30% of patients are very well settled with medical treatment. Those who have mild to moderate IPSS symptoms score, वो उनको टाइमली मतलब 4-6 महीने पर एक यूरोफ्लोमेट्री अल्ट्रासोनोग्राफी से असेस करते रहना है, फॉलो अप करना है. एंड लेजर HOLEP is newer modality having formidable promise with lesser complication. Thank you for your patience listening. डॉक्टर मिथिलेश सीनियर यूरोलॉजिस्ट है, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से आपको प्रोस्टेट के बारे में बताया है. तो मेरे ख्याल से ये मेल सीनियर सिटीजन जितने भी हैं उन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल सेमिनार है, यूजफुल वेबिनार है. अवश्य हम इसका लाभ उठाएंगे. मेरा आप सभी से निवेदन है कि किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो डॉक्टर साहब रेडी हैं तो देने के लिए. कोई भी क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं. डॉक्टर साहब मेरा एक क्वेश्चन है पहले, क्या डाइट का भी कोई रोल है प्रोस्टेट के अंदर? जनरली नॉट, नहीं है सर, कोई खास रोल नहीं है सर प्रोस्टेट में. तो सेकेंडली जो आपने TURP और लेजर ट्रीटमेंट के बारे में बताया, बोथ आर कम्प्लीमेंट्री. क्या TURP सेपरेट होता है, लेजर किसी को होता है, कैसे क्या है? नो सर, TURP इज द स्टिल गोल्ड स्टैंडर्ड, बट जहां लेजर की फैसिलिटी है डेफिनेटली इट इज अट्रैक्टिव ऑप्शन. बिकॉज इसमें मतलब जो कार्डियक पेशेंट जिसको ब्लड थिनर ले रहे हैं
बड़ा ग्लैंड है, तो उस केस में लेजर इज डेफिनेटली हैव अपर हैंड, because there will be chance of lesser bleeding, and they are very much useful in those patients. उनका हॉस्पिटल का स्टे भी कम हो जाता है जनरली, मतलब अगर 40 ग्राम्स का प्रोस्टेट है तो विदाउट कैथेटर ही कैन गो नेक्स्ट डे। हाँ जी डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग सर। लाडो जी बोलिए। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे ना, रात में 4-5 दफा उठना पड़ता है, ये ऐसे होता है कि जब आंख खुल जाती है जब भी बाथरूम जाना पड़ता है, ऐसा क्यों? Probably you are tensed. Some form of tension is there. हाँ जी। कोई ना कोई टेंशन से आंख खुल जाती है। नहीं नहीं, आंख खुलती है जब भी बाथरूम आता है, नहीं आंख खुले तो एक तरफ ही ऐसा होता है जनरली सर। 24 आवर में अगर 6 to 8 टाइम्स हमें यूरिन पास करना है, 6 बजे उठते हैं, 6 बजे शाम तक अगर 5 से 6 दफा जाते हैं, दैट इज नॉर्मल। अगर 11 बजे सोने जाने के बाद और सुबह 5-6 बजे उठने के बीच में अगर 2 दफा तक आप यूरिन जाते हैं, दैट इज नॉर्मल। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, ये पूछ रहे। बहुत लोग की आदत है, थोड़ा सा प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हाई कैफिनेटेड लिक्विड लेने से। बहुत लोग चाय कॉफी लेते हैं, उसमें निकोटीन और कैफीन बहुत ज्यादा होता है, और बहुत आदमी की टेंडेंसी होती है कि मतलब और जब उठेंगे 1 गिलास पानी लेंगे, तो वो तो बार बार बाथरूम ही जाते रहते हैं। तो उस अवॉइड, जिनको भी नोक्चूरिया है, एक बार अल्ट्रासोनोग्राफी करा के अपना प्रोस्टेट मेजर करें, और साथ साथ में सिलोडोसिन is very effective in reducing nocturia, और साथ साथ avoidance of any liquid after, restrict your liquid intake after 9 o'clock. थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर मिश्रा साहब ने बहुत अच्छी तरह समझाया, आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे ऑडियंस में अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर सौरभ मोड़ा जी है। हाँ, डॉक्टर मिश्रेश जी, एक आपका ये प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा और यूजफुल है सबके लिए, और बहुत ही अच्छा आपने प्रेजेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू एक सर। बात पूछना था डॉक्टर साहब कि जैसे नॉर्मल पेशेंट है तो उसको किस उम्र के बाद आपको एक बार यूजुअल कंसल्टेशन कर लेना चाहिए? सर प्रोस्टेट के संदर्भ में, प्रोस्टेट के संदर्भ में अगर ये जो 7 सिम्टम्स है, अगर जैसे हेजिटेंसी है, अर्जेंसी है, पुअर और इंटरप्टेड स्ट्रीम है, स्ट्रेनिंग है, सेंस ऑफ इनकम्प्लीट वॉइडिंग है, नॉक्चूरिया है, अगर 7 में सिम्टम, उसको वो सिम्टम्स को हम एवेलुएट करेंगे IPSS सिम्टम स्कोर के अनुसार। ये सिम्टम्स को कितना बदर कर रहा है, उसकी डे टू डे एक्टिविटी कितनी अफेक्ट होती है, उस पर डिपेंड करता है हमारा मतलब ट्रीटमेंट सर। एज का इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं कि इस उम्र के बाद आपके पास? डेफिनेटली प्रोस्टेट इज ए डिजीज ऑफ एल्डरली मैन। कितनी उम्र के बाद एक बार आपका रूटीन चेकअप आदमी को कराना चाहिए आपसे? ऐसे तो स्टैंडर्ड सर एचकुटी चेकअप आफ्टर 40-45 इयर्स ऑफ एज अब्रॉड होता है। हमारे यहाँ भी कम से कम 50 के आसपास सभी लोग को कराना चाहिए, क्योंकि धन्यवाद। थैंक यू सर। रविंदर जी, आपने कुछ पूछना है? डॉक्टर जी बोल रहे थे कुछ। मेरी आवाज नहीं सुन रही शायद। रविंदर जी। जी भाई साहब नमस्कार। हाँ नमस्ते, आप कुछ पूछिए, अनम्यूट कर दें एक बार। डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं? नहीं, डॉक्टर साहब से तो कुछ नहीं पूछना है, बस जानकारी यही, जो अपने कोविड के वैक्सीन चल रही है ना, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए आप, ये बोलना था आपको। हाँ बताइए जो बोलना चाहें बताइए। नहीं, अपने यहाँ जो हॉस्पिटल में एक लिंक भेजा गया सभी को, पूरे हॉस्पिटल में जो ट्रस्टी है उनके पास लिंक पहुंचा नहीं है। मेरा गर्ग साहब आपसे आग्रह है कि उनके पास भी लिंक पहुंच जाए, जिससे कि लोग हमारे पास आके वैक्सीन लगा सकें। एक मैसेज और करवा देते हैं। जी रविंदर जी। ठीक। डॉक्टर साहब डॉक्टर मिथिलेश हमारे यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट है हॉस्पिटल में, इनकी सेवाओं का अवश्य लाभ उठाएं। बहुत ही अच्छे कंसल्टेंट हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, सीनियर सर्जन हैं, हर तरह से सक्षम है हर तरह की बीमारी को, यूरोलॉजी से संबंधित किसी भी बीमारी को हैंडल करने में। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, किसी भी जो परिचित अपना है, किसी को भी कोई यूरोलॉजी संबंधी प्रॉब्लम है तो
अवश्य डॉक्टर मिथिलेश को आप रेफर कर सकते हैं। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे तरीके से प्रत्येक केस को हैंडल करते हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इनका नॉर्थ दिल्ली में बहुत अच्छा नाम है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे तरह से केस को हैंडल करते हैं, मेरा आप सभी से कहना है। और एक बात मैं और कहूंगा कि श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल 450 बेड का हॉस्पिटल है। यहाँ सभी तरह की मल्टी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप सभी अपने परिचितों को, अपनी जान पहचान में अपने यार दोस्तों को, मित्रों को अवश्य बताएं, हॉस्पिटल की सेवाओं का, सुविधाओं का लाभ उठाएं और अपने जितने भी हर तरह की मेडिसिन की है, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है, यूरोलॉजी है, डेंटिस्ट है, गाइने, हर तरह की सुविधाएं, मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। हर तरह का लाभ आप जितना भी मेडिकल बेनिफिट आप हॉस्पिटल से ले सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से आज अपनी इस वेबिनार के माध्यम से आप सभी को बताया है। मैं समझता हूं कि आप सभी इसका अवश्य लाभ उठाएंगे। अन्य कोई बात है तो आप रख सकते हैं। लाजपत जी चले गए क्या? लाजपत जी शायद छोड़ गए हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अच्छी तरह से इन्होंने आज की वेबिनार के माध्यम से आप सभी को यूरोलॉजी से संबंधित जानकारी दी है। भविष्य में सभी का लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड नाइट सर। थैंक यू। अच्छा।